नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम्स में डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज हम स्टूडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह विषय है विकसित भारत जी राम जी विधेयक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनरेगा एक योजना थी जिससे कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिलता था। उसी तरह से जो भाजपा सरकार है उसको बदल कर या उसके जगह पर कोई नया जो योजना लाई है, जो विधेयक लाए हैं, वो है विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025। तो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में श्री एम.के. पांडे जी। एम.के. पांडे जी, आपका स्वागत है। श्री एम.के. पांडे जी इसके विषय में ज़्यादा अध्ययन किए हुए हैं, बहुत सी जानकारी इनके पास है, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो पांडे जी, अभी हाल ही में सरकार ने लगभग, हमको लगता है कि गुरुवार को इसको पास कर दिया है संसद ने, विकसित भारत जी राम जी विधेयक। ये क्या है? ये मनरेगा की जगह पर लेगा या कोई नई योजना है या नया विधेयक है? धन्यवाद पाठक जी। इस विषय पर बात करने से पहले हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना होगा कि किसी भी राजनीतिक चश्मे से इसको न सुना जाए न देखा जाए। हम लोग बिल्कुल एक अर्थशास्त्र के हिसाब से, आर्थिकी के हिसाब से इस पर चर्चा करेंगे और पक्ष विपक्ष का निर्णय करना लोगों के जिम्मे है। इससे कौन किस नजरिए से देखता है, हम लोग को केवल तथ्य रख देना है। शुद्ध रूप से इसमें जो चीजें हैं मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी वाले में, इन दोनों में क्या परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन का समाज पर या श्रमिकों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, हम लोग केवल इस तथ्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। बाकी कोई इसमें राजनीतिक एंगल से जरूरत नहीं है। तो जैसा सब लोग जानते हैं कि देश के समग्र विकास के लिए, समुचित विकास के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए समाज के हर व्यक्ति को उसमें समाहित होना होगा और हर व्यक्ति का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। पहले जो नरेगा था, बाद में उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़कर मनरेगा बनाया गया। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर सालों भर लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं है, जो हमारा कृषि प्रधान आधारित जो अर्थव्यवस्था है, उसमें साल के 365 दिन रोजगार नहीं मिलता। कभी न कभी उसमें खाली समय में लोग रहते हैं। तो उस खाली समय में मजदूर श्रमिकों का श्रम का उपयोग हो और उनको कोई एक अतिरिक्त आमदनी उपलब्ध हो सके, ताकि वो अपने ही जगह पर रह करके काम करें। उसमें उनको, जैसे एक सामान्य सी समस्या हम लोग के यहाँ पाई जाती है, माइग्रेशन ऑफ लेबर का, कुछ इस तरह की चीजों को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने की योजना मनरेगा भी थी। और ये जो विकसित भारत जी राम जी कहते हैं, जो गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों का मौलिक उद्देश्य एक ही है। रादर एक सा नहीं बल्कि एक ही है। अब नॉमेनक्लेचर को लेकर के लोगों को अपनी अपनी राय हो सकती है, राय है। अब ऐसे देखा जाए तो योजना के क्रियान्वयन से ज्यादा लाभ या उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नाम का भी प्रतीकात्मक महत्व जरूर है, लेकिन वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है यदि हम उसके लाभ के बारे काम से मतलब है। तो हम लोग उस पहलू पर ज्यादा ध्यान रखेंगे बनिस्बत इसके कि उसका नाम क्या था, नाम क्यों बदला गया, बदलना जरूरी था नहीं जरूरी था, ये अन्य विषय है जो संभवतः हम लोगों के डिस्कशन में शामिल न हो तो ज्यादा अच्छा है। जी। तो जी राम जी विधेयक मनरेगा से में क्या भिन्न, मतलब कैसे भिन्न है, या एकदम अलग है, या उससे थोड़ा बहुत अलग है?
देखिए, इसमें जो मौलिक रूप से जो सब जगह चर्चा में है, जो सब लोग लगभग जानने लगे हैं कि इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं जो सब लोग जान रहे हैं कि मनरेगा के तहत 100 दिन का, साल भर में 100 दिन का रोजगार देना जरूरी था। इस वाले कार्यक्रम में ये 100 वाले दिन की संख्या को बढ़ा करके 125 दिन किया गया। ये सब लोग जानते हैं, ये एक अंतर है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण अंतर इसमें है कि पहले मनरेगा वाले में जो लेबर कॉस्ट होता था वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती थी, और जो मटेरियल का कॉस्ट था उसमें राज्य सरकार का भी हिस्सेदारी होती थी। अभी वाले में ये 60-40 कर दिया गया है, मतलब टोटल मटेरियल, मतलब राज्य केंद्र का और 40 राज्य का। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिमालयन स्टेट्स जो हैं तो उनको ये 90 और 10 का है। 90 केंद्र का और 10 राज्यों का। तो जो ये केवल पूर्वोत्तर भारत के लिए और जो हिमालयन स्टेट्स हैं लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इस तरह को रखा जाए, और बाकी हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें ये 90 और 10 का होगा। ये दो मौलिक बातें हैं जो कि लगभग सब लोग हर जगह विदित है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी जो फाइनल पॉइंट्स जो इसमें हैं वो हम लोगों को जानना होगा। देखिए, परिवर्तन दुनिया में सबसे स्थायी चीज है। ये तो होता ही है। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन करने के पहले हम लोग अपने गलतियों से या जो अपने अनुभवों से सीख करके परिवर्तन के बारे में निर्णय लेते हैं। सिद्धांत के तौर पर मनरेगा हो चाहे वीर जी राम जी हो, ये मैंने जैसा शुरू में कहा दोनों का उद्देश्य सेम है, लेकिन इतने लंबे समय से ये जो कार्यक्रम चल रहा है तो अब इसके क्रियान्वयन के बाद हुए लाभ का मूल्यांकन करना, इस पर खर्च किए गए पैसों के सापेक्ष लाभ का मूल्यांकन करना, क्या वही परंपरा, वही परिपाटी आगे भी चलाई जाए या कुछ बेहतर ढंग से उसको लागू किया जाए, इनको सोच करके ही ये नया विधेयक लाया गया है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जैसा कि ये समझने की बात है कि हमारा जो देश है, जो विभिन्न राज्य हैं या इवन एक राज्य के भी अलग अलग जो हिस्से हैं वो फाइनेंशियली बड़े हेटेरोजीनियस हैं, एक समानता नहीं है। जो हमारे मान लीजिए उड़ीसा राज्य की जरूरत है वही गुजरात की जरूरत हो कहाँ नहीं जा सकता। इवन विद इन द स्टेट्स भी यदि हम लोग बात करें तो कोई एक ऐसा पॉकेट है, जैसे यूपी की भी यदि बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं। मजदूरों को नौकरी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनके श्रम का हम किस मद में उपयोग कर रहे हैं, उस किस काम में लगाया जा रहा है उनको, ये दोनों जगह पर अलग अलग हो सकती है। तो एक उसको ये ध्यान में रखा गया है। एक जो पहली बात जो सबसे ध्यान देने योग्य है कि मनरेगा के तहत जो वो काम मांगना जो था वो उनका श्रमिकों का अधिकार था। यदि उनको काम मांगने पर यदि काम मुहैया नहीं कराया गया तो उनको बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार था। तो एक स्टैट्यूटरी वो उनका राइट था। वो डिमांड मतलब राइट बेस्ड लेजिस्लेशन था। अभी वाले में ये वो राइट की तरह नहीं है। ये राइट नहीं है, राइट की तरह नहीं है। राइट है ही नहीं कि राइट की तरह नहीं, मतलब उनका श्रम के लिए जैसे उसमें बेरोजगारी भत्ता पाना उनका हक था, यहाँ पर वो बेरोजगारी भत्ता पाना हक नहीं है। तो एक उसके हिसाब से डाइल्यूशन हुआ। जो दूसरी बड़ी बात है कि हर जगह अब जैसे देखा जाए राज्यों की स्थिति अलग अलग है। केंद्र सरकार अपनी ओर से 60% फंड मुहैया कराएगी, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनके संसाधन एक दूसरे से भिन्न हैं, या हो सकता है उनकी राजनीतिक इंक्लिनेशन भी कुछ अलग अलग होगी। तो बहुत से लोग राजनीतिक एंगल से भी इसको देखेंगे तो इस कार्यक्रम को सफलता में असफलता में
ध्यान देने वाली बात होगी कि राज्य सरकार का जो 40% कंट्रीब्यूशन है, पहले उनके पास उनके बजट में प्रोविजन है उतना कि नहीं है। केंद्र तो अपना प्रोविजन मान लिया कर ले, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि पहले से ही उनके यहाँ जो बर्डन है, जो एक तरह से कहा जाए उनका ओवरड्राफ्ट में चल रहे हैं, ऋण पर चल रहे हैं, उनके जिम्मे ये 40% और देना उनके बजट में जगह है या नहीं है। तो हो सकता है कुछ ऐसे राज्य होंगे जिनके पास 40% मुहैया कराने का संसाधन ही ना हो, तो उन राज्यों में इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? क्योंकि प्रोजेक्ट का 60% ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, बाकी तो राज्य सरकार को करना है, या किसी अन्य दल की सरकार हो, किसी भी कारण से मतलब कोई ये चाहे कि हम इसको सफल होने देना है या सफल नहीं होने देना है। अच्छा, 60-40 वाला ये मनरेगा में था कि नहीं? नहीं, मनरेगा में जैसे मैंने कहा जो श्रम था, जो लेबर कॉस्ट था, वो 100% सेंटर का था। मटेरियल में राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी 50-50 की। 50-50 मटेरियल्स में केंद्र का भी था 50। हाँ, तो उसमें केंद्र की ओर से कम श्रम तो था। अब यहाँ टोटल में 60-40 हो गया कि केंद्र सरकार 60% देगी, राज्य सरकार 40% दे। तो इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हर राज्यों को भी अपने हिस्से की 40% तो मुहैया कराना पड़ेगा। इसमें जो चेंज था, मतलब पहले था कि 15 दिन में उन लोगों को वेतन, जो उनका मजदूरी थी 15 दिन के अंदर दे देना होता था। इसमें इन लोगों ने प्रोविजन कर लिया है कि आपको फोर्टनाइटली नहीं, वीकली देना है, बट इन एनी केस नॉट लेटर देन 15 डेज। मतलब जो कैश फ्लो बढ़ाने का है, कैश फ्लो पहले वाले की तुलना में रूरल इकोनॉमी में थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि श्रमिकों को साप्ताहिक तौर आधार पर उनको जो उनकी मजदूरी होगी उनको दिया जाएगा। पहले कैसे दिया जाता था? 15 दिन में दिया जाता था। तो फ्रिक्वेंसी थोड़ी रूरल इकोनॉमी में कैश फ्लो थोड़ी बढ़ेगी। डिमांड ड्रिवन था, भाई श्रमिक आकर के काम मांग रहा है, काम देना जरूरी है। ये सप्लाई ड्रिवन है, या नॉर्मेटिव एलोकेशन पर होगा। अब ऐसा नहीं कि हम आकर के जो लीगली काम मांगना और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पाना, वो नहीं है। ये सप्लाई ड्रिवन है, पहले काम की उपलब्धता होनी चाहिए और जो नॉर्म के हिसाब से उसमें एलोकेशन होना चाहिए। दोनों होगा तब फिर काम होगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि पहले ये लेबर कॉस्ट 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का था, और हमने अपने में भूल सुधार कर रहा हूं, मटेरियल में 75% सेंटर का था और 25% स्टेट का था। स्टेट पर कम भार था। स्टेट पर कम भार था। अभी इसमें क्या हो गया कि 60-40 सब कुछ है, वेजेस का भी और मटेरियल का भी। जो भी प्रोजेक्ट होगा 1 लाख का है तो 60,000 सरकार, केंद्र सरकार देगी, 40,000 राज्य सरकार को देना होगा। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और हिमालयन स्टेट्स में जैसा मैंने कहा 90 और 10 का रेशियो रहेगा। ये ओपन एंडेड था, इसमें बजट वाली बात नहीं थी। 100 दिन का काम देने का है। ये क्या होगा कि ये बजट ड्रिवन है। पहले बजट आएगा, नॉर्मेटिव एलोकेशन आएगा उसमें, उसके बाद ये काम होगा। तो दोनों पर यहाँ पर फर्क हो रहा है। मनरेगा के तहत सालों भर काम उपलब्ध कराया जाता था। इसके बारे में कहा गया है कि जब एग्रीकल्चर के लिए जो बिजी सीजन होते हैं, हार्वेस्टिंग का, सोइंग का, कुछ जो भी हो, तो उसमें 60 डेज का पॉज भी हो सकता है। जो वीक फार्मिंग पीरियड होता है उसमें 60 डेज तक स्थगित किया जा सकता है। 15 दिन में मनरेगा में 15 दिन के में वेजेस पे किया जाता था। इसमें यह है कि आप वीकली पे करना है, तो थोड़ा कैश फ्लो बढ़ेगा। अब वहां पर जो पहले वाले में था कि जो वर्क लोकल नीड्स के हिसाब से था कि लोकल जरूरत क्या उसके हिसाब से काम करवाते थे। अभी वाले में क्या है कि फोकस ये होगा कि जो ऐसे प्रोजेक्ट पर काम हो, जैसे कि वाटर सिक्योरिटी का हो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, लिवलीहुड का हो, क्लाइमेट रेजिलियंस का हो, जो नेशनल प्रायोरिटी के हैं, उस तरह के काम इससे कराए जाए। तो कौन सा काम कराया जाए और उसके लिए बजट का आवंटन इस प्रक्रिया के तहत होगा। पहले तो कुछ भी, हालांकि ऐसे देखा जाए, यहाँ पर एक समझने की बात जरूर है कि पहले वाले में काम देना है तो किसी भी काम पर लगा दो। एक बार तालाब खुदवा दो, अगली बार फिर तालाब में पानी भरवा, मतलब समथिंग कुछ भी हो रहा है। एक रियल सेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वो जरूरी नहीं था, कम्युनिटी वर्क होता था। और अभी चूंकि पहले से डिसाइडेड प्रोजेक्ट होंगे
नॉर्मेटिव एलोकेशन उसमें होगा, और उसमें टाइम पीरियड भी होगा। उसमें जो नेशनल प्रायोरिटी की चीजें हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी का, क्लीन एनर्जी का, वाटर कंजर्वेशन का, इस तरह के जो प्रोजेक्ट होंगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, इस तरह के काम में उसको लगाए जाएंगे। तो सिद्धांत के तौर पर देखा जाए तो इसकी जो उत्पादकता है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगी। मनरेगा की जो मॉनिटरिंग थी पंचायत के लेवल पर थी, पंचायत पर उसको देखा जाता था, प्रधान ही देखता था। हाँ, इसमें क्या है कि सेंट्रल और स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल बनेगी, वो इसको मॉनिटर करेगी। अब इसमें यह देखना है कि जो ग्रामीण सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल या स्टेट ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल बनेगी, इसका कंपोजिशन क्या होगा। कंपोजिशन भी बड़ा मतलब बड़ा वास्ट है। जो सेंट्रल ग्रामीण रोजगार गारंटी कमेटी काउंसिल है, उसका चेयर पर्सन होगा जो केंद्र में रूरल डेवलपमेंट का मंत्री होगा, वो उसका चेयरमैन होगा काउंसिल का। और मिनिस्टर जो मतलब ग्रामीण स्तर पर जो काउंसिल बनेंगे, जो सेंट्रल काउंसिल जो बन रही है, अच्छा सेंट्रल काउंसिल, तो उसमें सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर जो रूरल डेवलपमेंट के होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे, चेयरपर्सन होंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट जो होंगे वो इसके वाइस चेयरमैन होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होंगे इसमें वो सेक्रेटरीज होंगे जो रूरल डेवलपमेंट के होंगे, फाइनेंस के, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, पंचायती राज के, स्किल डेवलपमेंट के, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के। ये जो सेक्रेटरीज होंगे इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव में होगा 5 से 7 स्टेट मिनिस्टर्स होंगे या सीनियर ऑफिशियल्स तो होंगे जो इस फील्ड से जुड़े हुए होंगे। अब 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे पंचायती राज के, 4 से 6 एक्सपर्ट्स होंगे रूरल लिवलीहुड के, लेबर इकोनॉमिक्स के, क्लाइमेट रेजिलियंस के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, डिजिटल कॉमर्स के। सिविल सोसाइटी में से 2 रिप्रेजेंटेटिव होंगे ऑफ रूरल वर्कर्स, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो चाहे एनजीओज हो। और सेक्रेटरी टू दिस वन मतलब कमेटी के जो होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे वो इस काउंसिल के सेक्रेटरी होंगे। ये सेंटर पर हुआ। यही कमेटी जो स्टेट लेवल पर बनेगी उसके चेयरपर्सन होंगे स्टेट मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्टेट वाली जो बन रही है वो। वाइस चेयरमैन होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट या कोई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, फाइनेंस के, पंचायती राज के, एग्रीकल्चर के, वाटर रिसोर्सेज के वगैरह वगैरह। और डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव में होंगे 2 डीएम होंगे किसी भी जिले के, वो रोटेशन पर होंगे, और बाकी एनजीओ जो ऐसे करके आएंगे। तो ये हो गया इसका कमेटी। इस कमेटी का काम होगा वो सारे चीजों का निर्धारण करना, कौन से काम करना है, प्रोजेक्ट का निर्धारण, और फिर बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का। तो ये मौलिक चेंज परिवर्तन इन दोनों योजनाओं में। ग्रामीण स्तर पर ये काउंसिल किसे काम करेगी? नहीं, ये एपेक्स है, वो फिर फर्दर अपने वर्क को डेलीगेट करेंगे ना, डेलीगेट करेंगे उसको। तो इस तरह की व्यवस्था मनरेगा में थी कि नहीं? मनरेगा में तो जो इसकी मॉनिटरिंग थी भाई लोकल पंचायत था, लोकल पंचायत, मतलब लोकल पंचायत को ज्यादा अधिकार मिला था। अब इसके अंदर हो सकता है आने वाले दिन में ये भी डाउन द लाइन कोई परकोलेट करेंगे कि ये इस योजना का या इसमें निश्चित रूप से नीचे के लेवल पर लोगों की भागीदारी रहेगी। तो ये मोटा मोटी जो मौलिक परिवर्तन हुए हैं दोनों में पॉइंट वाइज ये जो रोजगार दिए जाएंगे वो किस तरह के रोजगार दिए जाएंगे, उससे कौन से काम कराए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में? ये काम तो होगा ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण में ही होना। ग्रामीण क्षेत्र में वो कौन कौन से काम कराए जाएंगे? जैसे इसके में बताया गया कि अब जो काम कराना है वो ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कराना है जो एक तरह से कहा जाए नेशनल प्रायोरिटी हो, नेशनल प्रायोरिटी हो। जैसे राज्य में भी बात कर लें या इवन एक ही जिले में अलग अलग पंचायत में अलग अलग पॉकेट में रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी। सरकार ने मान ली ऐसा सोचा कि इस इलाके में रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप ज्यादा है तो उससे संबंधी काम कराया जाए। कहीं वाटर रिजर्व जल संरक्षण के लिए करना हो वो कराया जा सकता है, या और भी जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी डेवलपमेंट कराना हो वैसे काम कराए जाएंगे। और क्लाइमेट रेजिलियंस पर के बारे में कुछ हो सकता है, कहीं पौधारोपण वगैरह जैसे वन आच्छादन वगैरह करने वाले। तो जहां पर जिसकी जैसी जरूरत होगी, लेकिन उसमें ध्यान यह रखा जाएगा कि ये नेशनल प्रायोरिटी का हिस्सा है, केवल ऐसे ही काम पर लगाना नहीं है।
हो सकता है उसी के हिसाब से उसमें बजट का आवंटन भी हो। तो ग्रामीण विकास भी तो नेशनल हित में ही है। बिल्कुल। तो उसमें ये जहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे देश हित में ही है। बिल्कुल सही बात है। तो वही नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से इसमें काम निर्धारित किए जाएंगे और इस पैसे को उसमें लगाया जाएगा, लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। यह योजना तो देखने में थोड़ा भिन्न है, लेकिन है वही, और थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है। तो ये संसद से लेके सड़क तक जो हंगामा हो रहा था, विरोधी दल, विपक्षी दल इस पर हल्ला मचा रहे थे, तो इसका क्या औचित्य, क्या मकसद था, इसका क्या कारण था, क्यों इसका विरोध हो रहा था? अब देखिए, ये तो विशुद्ध राजनीतिक हाँ, ये राजनीतिक प्रश्न है, मुद्दा है। जी जी। अपने यहाँ एक परंपरा सी है कि सरकार का काम करना है और विपक्षी का काम है उस काम में कमी को खोजना या उसका विरोध करना, बिना उसके पूरे महत्व को समझे हुए कि हाँ ये जो काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। गलत चीजों का विरोध प्रजातंत्र के लिए स्वस्थ लक्षण है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मुख्य जैसा हम लोग जो सुन रहे हैं, मुख्य विरोध में आजकल बात आ रही है कि ये नाम क्यों बदल दिया। बाकी लोग दूसरे मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं, चाहे उसको उस तरह से कवरेज नहीं मिल रहा है। नाम बदलना नहीं बदलना, क्या रखना, ये पूरी तरह सरकार का प्रेरोगेटिव है। नाम से कुछ फर्क पड़ता हो व्यवहारिक तौर पर तो शायद, या आर्थिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन है नॉमेनक्लेचर जरूर किसी भी चीज की भावना को प्रकट करना है। तो अच्छे नाम हो, जो अच्छा लगे सुनने में, जो लोगों को प्रेरणा दे सके, बहुत अच्छी बात है। हम किसी को उसी बहाने याद करें, जो भी करें वो अलग अलग है, मुद्दा है। लेकिन सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी योजना का नाम बदलना चाहे तो बदले। और ये कोई इकलौता उदाहरण नहीं, ये पहली बार नहीं है कि ये नाम बदला गया है। अनेकों बार नाम बदले गए हैं, उनके पीछे कारण चाहे जो भी रहे हों। लेकिन केवल नाम के बदल जाने से योजना की जो लाभप्रदता है उस पर प्रभाव पड़ता हो, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। तो इस मुद्दे पर चाहे जितनी भी बात की जाएगी, हर व्यक्ति का एक अपना पक्ष होगा, दूसरे का कोई अपना पक्ष होगा। मुख्य जो विचारणीय मुद्दा यही है कि जिस उद्देश्य के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं या पहले जो चलाई जा रही थी, उस उद्देश्य की प्राप्ति में हम कितने और अधिक सार्थक प्रयास कर रहे हैं, ये ज्यादा मूल्यांकन का विषय है। पहले 100 दिन के रोजगार की बात थी, अभी 125 दिन की है। यदि वाकई है सबको 125 दिन का रोजगार मिल जा रहा है तो 25% की वृद्धि हो गई, तो ग्रामीण अंचलों में कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रोजगार का जो अधिकार छीन लिया गया, लेकिन सबको मिल जाए तो उसके साथ राइडर ही हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि सबको यदि 125 दिन का मिलने लगा तो भाई ने 25% का अपने सप्लाई बढ़ा दिया, मतलब कैश फ्लो बढ़ा दिया। उसके बाद उस श्रम से जो आप एसेट क्रिएट करा रहे थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा रहे थे, उसकी गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार कई लाख करोड़ का बजट खर्च करती है मनरेगा में, मतलब इस ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए। तो उतने लाख करोड़ रुपए जो खर्च होते हैं वो कहीं से नहीं बल्कि हम ही देश के नागरिकों के द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा है। तो यदि उस पैसे के खर्चे से प्रोपोर्शनेटली एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है जो राष्ट्र के लिए जरूरी है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। और केवल सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है, ये हम सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है कि भाई पैसा खर्चा हो रहा है और पैसा जिस मकसद से खर्चा हो रहा है, जिस मकसद से खर्चा होना चाहिए, अपने मकसद में कामयाब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं हो रहा है, जैसे इसका अपव्यय हो रहा है, तो अपव्यय को रोकना जरूरी है। चूंकि पहले वाले में केंद्र सरकार की भागीदारी ज्यादा थी, तो इसलिए क्रियान्वयन राज्य के लेवल पर होना था। तो उनको केंद्र के पैसे को, दूसरे के पैसे को केवल इंप्लीमेंट करना था, खर्चा करना था। अभी जब राज्य की भी उसमें भागीदारी होगी, उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। राज्य सरकार भी पैसा लगा रही, वो भी अलग से तो नहीं, वो भी देश की जनता का ही पैसा है। तो जब उनका इसमें स्टेक थोड़ा बढ़ेगा तो ये माना जा सकता है इसमें क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग थोड़ी बेटर होगी। और चूंकि ग्लोबल
एक ही तरह के काम सभी जगह नहीं होंगे, नीड बेस्ड काम होंगे, जहां पर जिस पंचायत की, जिस जिले की, जिस राज्य की जैसी जरूरत होगी, जिस चीज की जरूरत होगी उस मद में खर्चा होगा, तो हम समझते हैं कि वो ज्यादा सार्थक होगा। ऐसा थ्योरेटिकली माना जा सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स सबके साथ ये है कि पूरी ईमानदारी से अपने मकसद में लागू किया जाए। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मतभेद, विरोध स्वाभाविक है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें रहेंगी, सरकारों का अपना अलग राजनीतिक सोच रहेगा, राजनीतिक नजरिया रहेगा, राज्यों के संसाधन अलग अलग हैं, तो क्रियान्वयन होमोजीनियस नहीं होता दिख रहा है। जहां जो एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो, तो वहां पर थोड़ा समन्वय शायद बेहतर हो होगा। जाएगा जी। लेकिन उसमें भी यदि राज्यों के संसाधन अलग अलग हों, महाराष्ट्र के संसाधन अलग हैं, गुजरात के संसाधन अलग हैं, बिहार के संसाधन अलग हैं, उड़ीसा के संसाधन अलग हैं, छत्तीसगढ़ के अलग हैं, बेशक एक ही पार्टी की सरकार दोनों जगह क्यों न हो, लेकिन चूंकि राज्यों पर को 40% अपने बजट में से देना है, तो उनके पास बजट की मात्रा पर भी तो निर्भर करेगा। अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार यदि दे दे और उसके प्रोपोर्शनेटली 40% देने के लिए राज्य सरकार के पास ना हो, तो कैसे शुरुआत होगी? पहले राज्य सरकार शुरू करके अपना जितना खर्चा करेगी उसका 60%, उसका 1.5 गुना केंद्र सरकार दे, या बजट जो प्रोजेक्ट बनाया जाए उसमें राज्यों की भागीदारी, केंद्र की भागीदारी, ये जो कमेटी बनी है, ये कमेटी बन के तय कर ले कि यहाँ पर ये करना, इसमें इतना खर्चा होगा और इस खर्चे का इतना राज्य सरकार वहन करे, इतना केंद्र सरकार। तो इसका क्रियान्वयन की रूपरेखा क्या होगी और कितनी ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा वित्तीय मामलों में, ये जरूर ही एक विचारणीय मुद्दा है। और हम समझते हैं कि इसकी सफलता या असफलता इस बात पर ज्यादा निर्भर करेगी, न कि इसका नाम क्या है। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन केंद्र सरकार ने जवाबदेही नहीं बल्कि राज्य सरकार की भी जवाबदेही हो जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए कि आर्थिक संसाधन किसी राज्य में कमजोर है या अलग अन्य दल की सरकार है, तो वहां पर संघर्ष भी तो हो सकता है इस योजना को लेकर। तो होता ही रहा है जी, होता ही रहा है। बहुत सी ऐसी योजनाएं थी पहले भी जो कि केंद्र सरकार ने जारी की थी, और कुछ भी मतलब उनसे अलग विचारधारा वाली सरकार किसी राज्य में थी तो अपने उसने लागू ही नहीं किया। आयुष्मान योजना बहुत दिन तक पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं हुआ था। तो ये तो रहेगा, चूंकि ये प्रजातंत्र की ब्यूटी है, चाहे जो कह लीजिए, ये तो रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, ये निष्कर्ष के तौर पर हम लोग जरूर कह सकते हैं कि विकसित भारत जी, राम जी जो अपना विधेयक है, इसका जो क्रियान्वयन होगा पूरे नेशन में एक होमोजेनियस जैसा होता नहीं दिख रहा है हमको, तो खास करके चूंकि इसमें राज्यों के संसाधन का भी बहुत बड़ा योगदान है और राज्यों की विलिंगनेस का भी योगदान तो है ही। जी। और ये भिन्न रहेगा, हमारे राज्यों की अलग अलग आर्थिक स्थिति है। तो आपके कहने का मतलब कि नाम पर नहीं, उसके काम पर जाना चाहिए, उसके मतलब योजना में क्या खास है उस पर जाना चाहिए। तो बात आपकी सही लग रही है कि नाम पर केवल हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता है, उसमें क्या प्राविधान किए गए हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और उसका क्रियान्वयन कितना अच्छा होने की व्यवस्था है उस पर, प्रावधानों के साथ साथ उन प्रावधानों के क्रियान्वयन पर ज्यादा ध्यान हो कि वो क्रियान्वित हो, ईमानदारी से क्रियान्वित हो, और जिन लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए ये किया गया है वाकई उस अपने मकसद में, जैसा कहा जाता है कि हम देश के आखिरी व्यक्ति तक को भी विकास की धारा में समाहित करने का प्रयास करेगी, सरकार का ये प्रयास रहेगा। तो वाकई वो प्रयास हो, दिखलाई पड़े धरती पर, धरातल पर कि हाँ ये हो रहा है और लोग उससे लाभान्वित होते हुए दिख भी रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है। नाम चाहे जो भी रहे, नाम जो रखना हो, जिसको पसंद है वो सरकार की प्रायोरिटी है, जो रखना चाहे उसका अधिकार है, रखे, लेकिन लोगों के हित के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। उनका हित जैसे सुनने में लगता है कि 25% उनको ज्यादा आर्थिक लाभ होगा, तो वाकई 25% ज्यादा आर्थिक लाभ उन तक पहुंचे तो योजना सफल है। अब उसमें जो भी अड़चने आए उनको वीड आउट करना होगा, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जन कल्याण दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है। दोनों सरकारें देश की जनता के टैक्स के पैसे पर ही चल रही हैं, चाहे उनके जेब में हो चाहे इनके जेब में हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पांडे जी, आपने बहुत सी जानकारी दी। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे कि केवल नाम ही नहीं बदला है,
विकसित भारत जी राम जी विधेयक मनरेगा का जगह पर आया है, लेकिन केवल नाम ही नहीं बदला है, बल्कि इसमें नए नए प्राविधान भी किए गए हैं, नए नए क्लॉज जोड़े गए हैं, जिससे ये बहुत भिन्न है मनरेगा से। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप नई नई जानकारी भी मिली होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।